हमारी आज की कहानी है आरिफ नाम के एक एलियन की, जो कि गोरा नाम के प्लैनेट पर रहता है। वो गोरा के लीडर को हराकर अपनी बीवी सेखू के साथ पृथ्वी पर आकर रहने लगता है। वहीं प्रेजेंट में लोगार अपने एक साथी के साथ पृथ्वी पर आता है, जहां वो एयरपोर्ट पर खुद को टूरिस्ट बताता है और आरिफ से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरिफ की वाइफ सेखू प्रेग्नेंट है और वो उसे बार बार गोरा प्लैनेट पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहां के लोग की उम्र पृथ्वी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। अब उसकी सारी बातें आरिफ टाल देता है और उसे अपने ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। वो बाहर कुछ लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लोगार उसके घर में एंटर कर चुका है और ये देखते ही वो तुरंत एक टैक्सी से एक लकड़ी का डंडा उठाकर और घर जाने लगता है। अब लोगार उसे देखकर खुश तो होता है और उसे कहता है कि वो भी उनके साथ वहां रहने आए, लेकिन ये बात आरिफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लोगार कहता है, भाइयों में लड़ाई तो हो जाती है, पर क्या वो उसे ऐसे ही आपके घर से निकाल देगा? अब ये सब सुनकर आरिफ का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो उन लोगों को सेखू से भी मिलवाता है और इस तरह से एक फैमिली का रियूनियन हो जाता है। इन सब के बाद अगली सुबह लोगार आरिफ से उसके टाइम मशीन दिखाने के लिए कहता है, जिस पर आरिफ उसे अपने बड़े से गैराज में लेकर जाता है। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आरिफ बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो टाइम मशीन से बंधा हुआ था। तभी अचानक लोगार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो इंसानों के साथ रहकर कितना कमजोर हो गया है कि उसने उसके सामने थोड़े आंसू क्या बहाए, उसने उसे सच मान लिया। असल में दोस्तों, लोगार वहां आरिफ से बदला लेने के लिए आया था और अब उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था। वो उससे कहता है कि अब वो उसकी जगह उसकी वाइफ के साथ रहेगा, जिस पर आरिफ हंसने लगता है क्योंकि लोगार का फेस उसके फेस से काफी अलग था, जिससे सेखू उसे तुरंत ही पहचान जाएगी। लेकिन तभी लोगार अपने लंबे बाल काट लेता और बिल्कुल उसके जैसी हेयर स्टाइल बना लेता है। इसके बाद वो अपनी मूंछ और फेशियल फीचर एक मशीन की मदद से मॉडिफाई कर देता है और इसी के साथ वो आई कॉन्टैक्ट लेंसेज को भी लगाकर वो बिल्कुल आरिफ जैसा दिखने लगा था। और इतने पर भी वो रुकता नहीं, वो अपनी क्लोथ मेकर मशीन से बिल्कुल आरिफ के कपड़े और एक चिप से इस्तेमाल करके उसकी आवाज भी कॉपी कर लेता है और इसी के साथ वो बिल्कुल उसकी कॉपी बन जाता है, जिससे शायद सेखू कभी पहचान ही ना पाए। अब ये सब देखकर असली आरिफ काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी लोगार उसके असली प्लान के बारे में बताता है, जो था उसे 1 मिलियन साल पीछे भेजना, जिसके बाद वो उसे यहाँ रिप्लेस कर देगा, जिससे उसका बदला पूरा हो जाएगा। ये सब सुनकर आरिफ के होश उड़ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, लोगार उस मशीन को 1 मिलियन पर सेट कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आरिफ 1 मिलियन साल पीछे चला जाता है। अब पुरानी दुनिया में पहुंचते ही सेखू को काफी टेंशन होने लगती है। इसी वजह से वो अपने सेलफोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है, जो उसका कॉल रिसीव तो कर लेता है, पर उसे कोई बात उसे समझ नहीं आती। इसके बाद वो थोड़ा आगे चलता है और तभी वहां का नज़ारा देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। असल में दोस्तों, उसके सामने बहुत ही अलग अलग तरह के डायनासोर होते हैं, जिन्हें देखकर उसकी आंखें फट जाती है, क्योंकि वो टाइम में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुका है। तभी अचानक उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं, जिसे उसे लगा कि शायद अभी तक इंसानों का इवोल्यूशन नहीं हुआ और इसी वजह से वो उनसे बातें करने लगता है। और तभी एक मंकी उसका सेलफोन ले लेता है और उसकी बाकी मंकीज के साथ फोटो खींचने लगता है। इसके बाद वो उन्हें एक साथ रहता है और उन्हें आग जलाना सिखाता है, पर उससे आग जल ही नहीं रही होती। इस वजह से वो अपनी पॉकेट में पड़े लाइटर से आग को जला देता है। अब इस तरह से काफी टाइम बीत चुका है। वहां सर्दी आ जाती है। उस आइस एज में इतनी ठंड थी, जब वो टॉयलेट के लिए जाता है तो उसकी टॉयलेट भी जम जाती है, जिससे उसे एक फाउंटेन बना लिया था। खैर, अब इस तरह से एक पूरा सीजन खत्म हो जाता है। तभी वो अपने मंकी दोस्तों को बताता है, जितना भी वक्त उसने अभी यहाँ पर बिताया वो उसकी दुनिया में सिर्फ 4 ही मिनट के बराबर थे और अब उसे सेखू के लिए वापस जाना होगा। इस वजह से वो उन सभी को बाय कहकर आगे की तरफ जाने लगता है। उसके जाने पर सभी मंकी काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वो उसे अपने परिवार मानने लगे थे और इसकी बहुत सी बातों को समझने भी लगे। खैर, अब आरिफ जंगल में गाना गाते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसे एक बड़ा सा पॉन्ड दिखाई देता है, जिसके आसपास बहुत से डायनासोर के बच्चे घूम रहे थे। उन्हें देखकर आरिफ थोड़े कमेंट पास करता है और तभी वहां उन डायनासोर की मदर टी-रेक्स आ जाती है। उसे देखकर आरिफ को याद आता है, जब वो जुरासिक वर्ल्ड की मूवीज देखता था तो वो बस यही सोचा करता था कि काश वो भी इस सीन को एक्सपीरियंस कर पाता, और आज लाइफ ने उसे वो मौका दे ही दिया। तो उसे समझ आ रहा है कि असली डर क्या होता है। हालांकि इन सब के बाद भी वो घबराता नहीं और टी-रेक्स से बात करता है, उसे समझाता है कि उसे कोई नुकसान नहीं है। जिसके बाद वो डायनासोर उसे अपने अंडे दिखाती है, लेकिन अब वो आरिफ को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि वो उसे एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता दे देती है, जिसे बहुत सारा हनी था। ये देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसमें भी एक मधुमक्खी नहीं होती।
लेकिन उसके ऐसे सोचते ही उसके सामने एक बहुत ही बड़े साइज की मधुमक्खी आ जाती है और उसके बहुत छुपने के बाद भी वो उसे काट लेती है। अब वो उससे बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस पेड़ पर 2 आदमी खड़े हैं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वो उस पर कैरो छोड़ देते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बहुत सारे इंसानों से घिरा हुआ है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसानों से मिल रहा है, लेकिन वो लोग उसकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे। पर तभी वो आरिफ की लैंग्वेज में बात करके उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उनमें से एक नहीं था। लेकिन आरिफ उन्हें बताता है वो अपनी दुनिया से काफी दूर आ चुका है, इस वजह से वो उनके साथ ही रहेगा। अब वो सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी सभी लोग एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और पीछे से कुछ लोग आरिफ को भी वहां चुप रहने के लिए कहते हैं। और तभी वहां आता है काया, जो बेसिकली एक दूसरे ग्रुप का लीडर था, जो अपने आप को उन लोगों के ऊपर मानता है। वो वहां आकर उन लोगों को अपने सभी नए आविष्कार देने के लिए कहता है और उन्हें यह भी कहता है कि वो लोग शिकार वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये सूट नहीं करता है। अब उस कम्युनिटी के लोग काया की सारी बातें मानने लगते हैं, जिसके बाद काया अपनी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए कुछ नए लोग को भी सेलेक्ट करता है। और जब उसकी नज़र आरिफ पर पड़ती है तो वो उसे भी काफ़ी हेल्दी लगता है और इस वजह से वो उसे शामिल होने के लिए कहता है। लेकिन तभी आरिफ कहता है कि वो उस जगह का नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता। अब बात करते वक्त काया की नज़र आरिफ की घड़ी पर पड़ती है। उसे लगता है कि उसे आरिफ से खतरा हो सकता है, इस वजह से वो आरिफ की बात नहीं मानता और वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। उस कम्युनिटी के लोग ये सब नहीं चाहते थे, पर वो फिलहाल कुछ कर नहीं पाते। इस वजह से वो कैदी की तरह उन लोगों के साथ जाने लगता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी काया का बेटा तासो एक दीवार से भिड़ जाता है, जिससे उनके हाथ में हल्का सा स्प्रेन आ जाता है। काया को लगता है कि वो नहीं बचेगा, इसी वजह से उसका फ्यूनरल करने की तैयारी करने लगते हैं। उसकी बॉडी पर कुछ पत्थर रख देते हैं, पर तभी आरिफ वहां आता और तासो के हाथ पर एक अंडा तोड़कर उस पर लकड़ी बांध देता है, जिससे तासो का हाथ ठीक होने लगता है और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं और आरिफ को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी तासो से काया कहता है कि उसे दीवारों पर पेंटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब डरपोक लोग करते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में सिर्फ स्ट्रांग लोग हैं, इस वजह से उन्हें ये शोभा नहीं देता। और ये सब सुनकर तासो थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद अगले दिन एक कैदी को सजा मिलनी होती है। अब सजा के तौर पर उसे एक भारी पत्थर लेकर एक बहुत ही ऊंचे टावर पर चढ़ना था, पर क्योंकि वो आदमी काफी कमजोर था, इस वजह से वो पत्थर को उठाते ही नीचे गिर जाता है, जो देखकर आरिफ तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आता है और खुद उस पत्थर को उठाकर उस टावर पर चढ़ने लगता है। अब उस टावर पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं, बल्कि बहुत से मजबूत वुडन के ब्लॉक लगे थे, जिन पर लटकते हुए उसे ऊपर जाना था। पर यहाँ उसकी बॉडी काफी मजबूत होती है, इसी वजह से वो काफी आसानी से उस टावर पर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर उसे एक आदमी मिलता है जो काफी डरा हुआ था। उसे देखकर आरिफ बात करने की कोशिश करता है, पर वो डर की वजह से वहां से नीचे लटकने लगता है। तो आरिफ उसके मुंह में सिगरेट रखता है, उसे जलाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो जल नहीं रही होती है, इसी वजह से वो उसे अपने हाथ से पास लगाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी ऐसा करता है, वो टावर से नीचे गिर जाता है। अब कुछ ही देर बाद आरिफ उस टावर से नीचे आता है, जिससे सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक अकेला इंसान था जो उस टावर के ऊपर गया था और जिंदा वापस आया था। इसी वजह से काया भी उसे सजा माफ कर देता है और उसे खाने पीने की खुली छूट दे दी जाती है। लेकिन तभी वो लोग उसे काया के पिता कुमो के बारे में पूछते हैं। असल में उन्होंने वो टावर इसलिए बनाया था ताकि वो टावर उन्हें हेवन तक पहुंचा सके। अब जब काया को ये बात समझ में आती है, तब तक उस आदमी की लाश ऊपर से नीचे जाती है। उन सभी को पता चल जाता है कि वो कुमो नहीं है। अब वो कुमो से नहीं मिल पाया तो काया एक बार फिर से इमारत को और ऊंचा करने के लिए कहता है, ताकि वो अपने पिता से हर हाल में मिल सके। इन सब के बाद रात में काया अपने पिता कुमो की एक कहानी बताता है। असल में कुमो उन पहले इंसानों में से थे जो स्टोन एज में थे। एक दिन कुमो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा शिप वहां लैंड होता है, पर कुमो और उसके लोगों के लिए वो बस एक बड़ा सा पत्थर था। तो वो उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे होते हैं कि तभी उसमें से 2 एलियन बाहर आते हैं और वो एक बॉल जैसी चीज कुमो को देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। जब उनकी शिप जा रही होती है तो उनमें शुक्रिया कहने के लिए उस शिप के नीचे चला जाता है, जिससे उसमें लगे तेज इंजन की फ्लेम से उसकी बॉडी जल जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी वजह से काया को भी आविष्कार पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी और किसी को खोना नहीं चाहता है। खैर, अब टावर से आने के बाद तासो भी आरिफ के लिए काफी खुश था। इस वजह से वो उसका ये दिन याद रखने के लिए उसे पेंटिंग बनाने के लिए लेकर जाता है और कुछ ही देर में वो आरिफ की वॉल पेंटिंग बना देता है।
इसी समय उसकी नज़र दीवार पर बनी एक लकड़ी की पेंटिंग पर पड़ती है जो कि दूसरी कम्युनिटी की लड़की मीमी थी। अभी देखकर वो समझ जाता है कि टासो उसे पसंद करता है, पर क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी की नहीं थी इस वजह से वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। तभी वो आरिफ को टैटू भी दिखाता है जो उसने अपनी पीठ पर बनाया हुआ था। ये सब देखकर आरिफ अपने फ़ोन से उसके लिए एक सैड सॉन्ग चला देता है, जिसके बाद उसे भी सेकू की याद आने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो टासो से कहता है कि वो उन सभी आविष्कारों को देखना चाहता है जो उन्होंने अभी तक किए। ये सुनकर टासो कहता है वो सारी चीज़ें काया अपने एक खास चेम्बर में रखता है और वहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। पर आरिफ उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो बदले में आरिफ भी उसकी शादी मीमी से करवाने में मदद करेगा। इन सब के बाद रात में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तब टासो आरिफ को आवाज़ देता है, जिसके बाद वो दोनों चुपके से उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ टासो के पिता ने सभी आविष्कारों को छुपा कर रखा था। आरिफ को वो सब काफ़ी पसंद आता, लेकिन वहाँ एक भी चीज़ उसके काम की नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ काया का सिपाही आता है जो उन दोनों को काया के सामने लेकर जाता है। जब काया उनसे पूछता है कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे थे तो आरिफ कहता है कि टासो वहाँ उसका फ़ोन रखने के लिए गया था, क्योंकि वो भी एक नया आविष्कार है। ये सब सुनकर काया उन दोनों को माफ़ कर देता है, पर टासो को अंकल की बेटी आयु से शादी करने के लिए कहता है। अब ये सुनकर टासो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पिता ने कभी भी उसकी पसंद का कोई काम करने नहीं दिया और अब वो उसकी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए कह रहे हैं जिसे वो प्यार तक नहीं करता। इस वजह से वो आयु से शादी करने के लिए मना कर देता है। अब ये सुनकर काया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो टासो और आरिफ दोनों को गाँव से बाहर निकाल देता है। इन सब के बाद आरिफ डिसाइड करता है कि वो अब अपनी सिविलाइजेशन बनाएगा, पर टासो भी उसके पीछे पीछे आता है, जिसके बाद उन दोनों को पानी में नहाती हुई मिमी दिखाई देती है, जिसे देखकर खुद आरिफ भी हैरान था क्योंकि वो काफ़ी सुंदर होती है। लेकिन तभी उसे सीको की याद आ जाती है। वो टासो को उसे फूल देकर आने के लिए कहता है, लेकिन मिमी फूल से इम्प्रेस नहीं होती बल्कि उन्हें खा लेती है। इसके बाद वो दोनों मिमी के साथ एक बार फिर से उसी गांव पहुंच जाते हैं और इस बार आरिफ डिसाइड करता है कि वो उसी गांव में अपनी सिविलाइजेशन बनाएगा। वो और टासो मिलकर एक बार फिर काया से उसकी केव में सामान चुराने के लिए जाते हैं और इस बार वो वहाँ से बहुत से काम के सामान ले आते हैं, जिसे आरिफ बहुत सी चीज़ें उन लोगों को बनाना सिखाता है, जैसे बुलक कार्ट, मिट्टी के पॉट्स बनाना और इसी के साथ साथ वीट से आटा बनाना और इसके बाद उसके बंस बनाना। इन सभी चीज़ों को देखकर उस गांव के लोग आरिफ से काफ़ी खुश होते हैं और आरिफ उन लोगों को खाने के और भी बहुत से सोर्सेस के बारे में बताता है, जैसे कि मछलियाँ और बहुत कुछ। और गजब की बात ये थी कि वो लोग बहुत सी चीज़ें वो सब कुछ सीख भी रहे थे। इसी के साथ आरिफ उस गांव से बाहर अपना नाम एक बोर्ड पर भी लगा देता है, जिसके बाद वो उस गांव को और तेज़ी से विकसित करने का सोचता है। इसी तरह एक रात काफ़ी मेहनत करने के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं, जहां सभी आरिफ के बनाए हुए खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं। तभी टासो अपने बनाए हुए गिटार से गाना गाने लगता है, पर उसे सुनकर आरिफ को गुस्सा आ जाता है। वो उसके गिटार को जला देता है, जिससे टासो को उस पर भी गुस्सा आता है। लेकिन जब वो उसे इस बारे में बात करने के लिए जाता है तो वो टासो को मिंट देता है, जिससे कि उसकी माउथ की स्मेल कम हो जाती है और तभी मिमी वहाँ आकर टासो को अपने साथ ले जाती है, जिससे वो खुश हो जाता है। अब रात में अचानक आरिफ की लस्ट जागने लगती है, पर वो अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता और इस वजह से परेशान होकर वो इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसे उसका एक पुराना दोस्त मदर मंकी मिल जाता है, जिसके साथ वो चला जाता है और अगले दिन टासो उसे ढूंढता हुआ जाता है। वो उसे एक ड्रामा दिखाता है जो उसने गांव के बच्चों को सिखाया था। ये सब देखकर आरिफ काफ़ी खुश होता है, पर उसे अब अपने घर जाना था। वो सीकू से मिलने के लिए पागल हो रहा था। असल में दोस्तों, आरिफ चाह रहा था कि वो जल्दी से जल्द इंसानों को और ज़्यादा एडवांस कर सके, जिससे कि वो जल्दी से अपने ज़माने में पहुंच सके। पर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, हर चीज़ का इवोल्यूशन इतनी तेज़ी से नहीं हो सकता। अब टासो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ गाँव का एक बूढ़ा आदमी आता है जो आरिफ को एक चीज़ पीने के लिए देता है जो असल में शराब थी। जिसके बाद वो उन्हें दिखाता है कि वो किस तरह अंगूर के फर्मेंट करके उसे बना रहे थे और इससे वो एक और नई खोज बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ काया जब एक दिन अपनी केव को देखने के लिए जाता है तो वहाँ का सारा सामान गायब था, जिससे वो काफ़ी गुस्सा होता है और अपने लोगों को एक बार फिर उस गाँव में भेजता है। पर इस बार आरिफ उन सभी की रक्षा करता है और काया के लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो बच्चों के साथ पहाड़ों पर जाता है। अब जब वो वापस आता है तो देखता है कि पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। हालांकि किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन काया के लोगों ने उनकी बनाई हुई सब चीज़ें तोड़ दी है। इस वजह से अब वो सभी लोग उन लोगों से लड़ने का सोचते हैं, पर आरिफ जानता है कि लड़ाई से दोनों तरफ बहुत से लोग मारे जाएंगे और इसी वजह से वो टासो को लेकर खुद काया से मिलने जाता है। अब काया उन लोगों को देखकर हंसता है, लेकिन तभी आरिफ उससे कहता है
उन लोगों को इस मैटर को सुलझाने के लिए एक फुटबॉल गेम खेलना चाहिए और जो भी उस गेम को जीतेगा उसकी बात मान ली जाएगी। फुटबॉल का नाम सुनकर काया बहुत खुश होता है और वो बताता है कि फुटबॉल को उनका पुश्तैनी खेल है। जिसके बाद वो आरिफ को उनकी टीम से भी मिलवाता है। अब वापस आकर जब आरिफ गांव में ये सब बताता है तो गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन तभी मिमी भी टीम में हिस्सा लेने के लिए कहती है, पर आरिफ उसे मना कर देता है क्योंकि दूसरी टीम में बहुत ताकतवर लड़के हैं। जिसके बाद वो गांव से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद वो टासो छुप कर काया की टीम का गेम देखने के लिए जाता है और उन्हें देखकर आरिफ समझ जाता है कि उन्हें जीतने के चांसेस अब काफी कम हो चुके हैं। लेकिन वो लोग हार तो मानने वाले नहीं है और तैयार करने लगते हैं अपनी टीम को। आरिफ उन सभी को रूल के साथ अच्छे से खेलना सिखाता है। इस तरह उसकी टीम काफी अच्छा खेलना सीख जाती है और फाइनली लास्ट डे मिमी सभी को उनके वुलन की जैकेट देती है, जिसे वो सभी खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन सभी प्लेयर काया की टीम से मिलते हैं जो काफी खतरनाक थी। अब यहाँ वो गेम स्टार्ट करते हैं तो काया की टीम को उन पर काफी प्रेशर होता है, जिस वजह से वो लोग एक भी गोल नहीं कर पाते और हारते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आरिफ सभी में जोश भरता है। वो लोग एक गोल कर लेते हैं, लेकिन तभी उनका एक प्लेयर खाई में गिर जाता है, जिससे वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आरिफ अपनी कुछ पावर को अनलॉक करता है क्योंकि वो लोग बिना रूल्स के उनके प्लेयर को गिराकर गेम जीत रहे थे। इस वजह से अब आरिफ और उसकी टीम वैसे ही खेलने लगती है और फाइनली वो लोग उस गेम को जीत जाते हैं, जिससे काया भी काफी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद आरिफ उन सभी को बताता है अब वो और ज्यादा वहां नहीं रह सकता क्योंकि उसे कोई रास्ता निकाल कर अपनी पत्नी सीकू को ढूंढने के लिए जाना है। और जब वो जा रहा होता है तभी वहां सीकू आ जाती है, जिसे देखकर आरिफ बहुत खुश होता है। वो पूछता है कि सीकू वहां कैसे आई, जिस पर सीकू बताती है कि इस वक्त रियल वर्ल्ड में सभी आरिफ की ही बातें कर रहे हैं। असल में आरिफ ने मिलियन साल पहले ही दुनिया में चेंज की है और उसका और सीकू का नाम सभी पत्थरों पर लिखा है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने सब प्रेजेंट वर्ल्ड में ढूंढ लिया है। पर वो सभी कंफ्यूज है कि ये सब हुआ कैसे, और यही सब देखकर सीकू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस वजह से जब कमांडर लोगर उससे मिलने के लिए आया तो उसने गलत हेयर स्टाइल रख ली और उसे कॉन्टैक्ट लेंस भी गिर गए। इस वजह से सीकू उसे पहचान लेती है। इसके बाद वो दोनों सभी से गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं और इनके जाते ही कमांडर लोगर वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है और इस तरह से अब ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।